बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज अब। तो आज की क्लास है हमारी स्पेशली एमपी एनएचएम का जो भी लोग पेपर देने वाले हैं उनके लिए। अभी आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आपको पेपर कैसा आना है, क्या सिलेबस रहेगा, आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ओनली एमपी वालों के लिए हेल्पफुल है। ये पेपर जो भी लोग अदर स्टेट एनएचएम एग्ज़ाम दे रहे हों, जो भी लोग अदर स्टेट एनएचएम स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल रहेगा। और यदि हम बात करें कि सीएचओ और एनएचएम का जो स्टाफ नर्स पेपर होता है उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, तो ये डिफरेंस होता है कि जो एनएचएम वाला पेपर होता है उसमें आपको ऑल ओवर सब सब्जेक्ट है जो कवर हो जाते हैं, लेकिन जो सीएचओ वाला पेपर होता है आपको उसमें मोस्टली होता है, उसमें आपकी गायनेकोलॉजी मोस्टली सेक्शन कवर करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कवर करेगी। लेकिन जो स्टाफ नर्स का पेपर होता है इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये चीज़ आप इस पेपर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो भी लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी फॉर्म ओपन की हुई है मैंने। 2284 वैकेंसी हैं टोटल। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। ये रही रूल बुक कि आपको पेपर में आप क्या करना है, कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, टोटल कितनी पोस्ट रहेंगी। तो जो लोग इस डाउट में हैं कि आपकी 31 मार्च 2023 के बाद है जो आपको क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, आपके लिए रखा जाएगा। और यदि आपने इस पोस्ट पर काम कर लिया, बहुत सारे एमपी में ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर लास्ट टाइम जब जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैकेंसी निकली थी तो वहाँ पे कहा गया था कि जो भी लोग पहले से संविदा बेस पर काम कर रहे हैं जिस भी हॉस्पिटल में, तो उनको परमानेंट करने के लिए भी वैकेंसी निकाली जाती हैं। तो इसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। तो टोटल जो पोस्ट है आई थिंक सबने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ। 2284 पोस्ट रहने वाली हैं और यहाँ पर जो 80-20 रेशो है उसी तरीके से यहाँ पर भी लगा है। मेल स्टाफ नर्स के लिए ओनली 228 पोस्ट हैं, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन फीमेल स्टाफ नर्स के लिए सफिशिएंट पोस्ट निकाली गई हैं। एमपी ऑनलाइन की सेम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। 25 नवंबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। 22 दिसंबर रात के 11:59 तक लास्ट टाइम है आपके लिए फॉर्म फिलअप करने का। तो मैं सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको यदि आपको लगता है कि गवर्नमेंट में कम पैसा दिया जा रहा है, तो प्राइवेट में स्पेशली एमपी में बात करें तो 9 या 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं देते हैं फ्रेशर को। यहाँ पर यदि आपके पास 12th किया है, आपने जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, आपके पास एमपी का रजिस्ट्रेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल में भी सेम यही कंडीशन रखी है, लेकिन मेल कैटेगरी में इन्होंने एक चीज़ में चेंज किया है कि ओनली बीएससी नर्सिंग मांगा है, यहाँ पर जीएनएम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर, ध्यान रखें इस वैकेंसी में फीमेल कैंडिडेट्स के पास यदि जीएनएम बीएससी नर्सिंग है तो वो अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जिनके जो मेल कैंडिडेट है उनके पास ओनली बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके पास जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज लिमिट, तो एज लिमिट आपकी 21 से 43 साल। देन आफ्टर आपकी अकॉर्डिंग टू जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी है उसमें आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यहाँ पर एक कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, फीमेल कैटेगरी में अनारक्षित हैं या फिर आरक्षित हैं, सभी को 5 साल की छूट दी जाएगी। और सैलरी की बात करें तो 20,000 पर मंथ है जो आपको पे किया जाएगा। कितना, 20,000 पर मंथ के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि ओनली एमपी का जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र हो वही लोग अप्लाई करना। 2 चीज़ें, अभी राजस्थान वाले जैसे ही ये क्लास अपडेट होगी बहुत सारे लोग राजस्थान के हो गए, अदर स्टेट के हो गए, उनको लगेगा कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि नर्सिंग की सबसे ज़्यादा वैकेंसी में राजस्थान वाले ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ओनली एमपी के मूल निवासी ही जो वहाँ का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रखते हैं, वहीं के रहने वाले हैं, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप यहाँ पर जो पूरा नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेना। साफ साफ लिखा है कि आपका जो सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन योर सीबीटी बेस्ड पेपर पर होगा। सीबीटी आपका होगा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और सागर में। टोटल 7 सिटी दी हुई हैं। इनकेस यदि कुछ चेंज किए जाते हैं तो वो आपको पहले से बता दिए जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है आपकी।
आपको MCQ में जो 100 MCQ आएंगे, जैसा आते आए हैं वो मैं अभी आपको एक पैटर्न बताऊंगी कि आपको पेपर कैसा आना है। हर एक MCQ का हर एक क्वेश्चन है उसमें 1 नंबर दिया जाएगा आपको। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये अच्छी चीज़ है। अब आपका जो जनरल कैटेगरी के हैं यहाँ पर एटलीस्ट पासिंग मार्क्स भी दिए हैं कि 40% तो आना ही आना चाहिए। देन आफ्टर फिर डिपेंड करेगा मेरिट पर कि कितनी ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं नोटिफिकेशन में, तो एक बार आप पढ़ लेना। हो सकता है आप इसके जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फॉर्म अपना फिलअप कर पाएँ। फिर यहाँ पर आपकी ड्यूटी की बात आती है कि यदि आप एज एन NHM के थ्रू संविदा स्टाफ नर्स की पोस्ट पे चले जाते हैं तो आपको करना क्या है, आपका वर्क प्रेफरेंस क्या होगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी है, तो प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। तो चलिए हम पेपर सॉल्व करते हैं कि पेपर आपको कैसा पेपर हुआ था। MP में जब अर्बन हेल्थ सेंटर के लिए स्टाफ नर्स की पोस्टिंग करवाई गई थी, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो वो पेपर है अभी अगस्त में ही हुआ था, अगस्त 2022 में। तो 2 पेपर हुए थे 2 शिफ्ट में, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड। हम दोनों पेपर को अलग अलग टाइम पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम शिफ्ट फर्स्ट देखेंगे कि आपको पेपर कैसा आया था। पेपर आपका सेम इसी फॉर्मेट में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज प्रेफर की जाएंगी। तो यहाँ पर चलिए इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं विथ रेशनल की कोशिश करूँगी कि पूरे पेपर को कम टाइम में आपके साथ शेयर कर लिया जाए। और जो भी लोग MP NHM के या फिर UP NHM या फिर UP CHO के राजस्थान के पेपर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। सभी आपको PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन ही भेज दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, द कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेशेंट इन्फॉर्मेशन ऑन विच टू बेस द प्लान ऑफ केयर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव मतलब आप पूछ भी सकते हैं और आपको जो चीज़ें दिखेंगी तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आ जाएंगी। आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो कौन सी केयर का हिस्सा होगा, असेसमेंट का, नर्सिंग डायग्नोसिस का, इम्प्लीमेंटेशन का कि इवालुएशन का। यहाँ पर तो आपको आंसर विजिबल हो रहा है, शो हो रहा है। तो ये किसका हिस्सा है, असेसमेंट का। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप पेशेंट का डेटा ले रहे हैं, ना कि आप उसके ऊपर कोई डायग्नोज बना रहे हैं, ना ही आपने उसकी अभी तक केयर की है कि केयर करने के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन कर दें उसका। तो आपने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। क्या होगा, डेटा कलेक्शन। और डेटा कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट। क्या कहलाएगा, असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रांसफरिंग द अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म अ सेलेक्टेड नर्सिंग टास्क इन अ सेलेक्टेड सिचुएशन टू अ कंपिनेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड। यहाँ पर ये देखिए साफ साफ कहा है कि जो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने क्या की है, आप कर रहे हैं, लेकिन आपका एक तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है, उनके पास ये काम जाएगा। आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या कहलाएगा, डेलीगेशन, इवालुएशन, असेसमेंट या फिर प्लानिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डेलीगेशन होगा, इवालुएशन होगा, असेसमेंट होगा कि प्लानिंग होगा। यहाँ पे साफ साफ कहा है कि आप अपना कोई भी नर्सिंग टास्क है या फिर कुछ भी ऐसा काम तो आपको किसी हायर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना है, तो ये कहलाता है डेलीगेशन। क्या क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेलीगेशन। ये काम आपको करना नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन तब भी आपको ये काम अपने से ज़्यादा सीनियर के लिए भेजना है, तो क्या कहलाएगा, डेलीगेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ टेक्निक दैट प्रोड्यूस अ साउंड एंड वाइब्रेशन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द अंडरलाइंग एरिया इज कॉल्ड। ऐसी टेक्निक बताना है आपको जिसमें साउंड और वाइब्रेशन दोनों इन्फॉर्मेशन है जो ली जाती हैं किसी एक एरिया से, वो क्या कहलाएगा, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन या फिर ऑस्कल्टेशन। ये देखिए अभी पूरा जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, सभी आपके जो असेसमेंट है उस पर है, इवालुएशन पर, नर्सिंग प्रोसेस हम सीधा कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन आप किस में करेंगे, ये आप करेंगे परकशन में। किस में, परकशन में।
किसमें करेंगे? परकशन में। नेक्स्ट वन, द पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइड द नर्स विथ इंफॉर्मेशन टू प्राइमरली। तो यहाँ पर पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री है और फिजिकल एग्जामिनेशन है यदि, तो एक नर्स है सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको देगी? डायग्नोस अ मेडिकल प्रॉब्लम, इन्वेस्टिगेट अ पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स, क्लासीफाई सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेशेंट डेटा, या फिर आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर पेशेंट की हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो आप उसका क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको फिजिकल हिस्ट्री ले ली, पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन कर लिया उसका पूरा। अब यहाँ पर आपको नर्सिंग डायग्नोस ऐसा बनाना होगा कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम्स हैं, मरीज को जो भी दिक्कत है उसको कोलैबोरेट करते हुए, मान लीजिए किसी पर्सन को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है लेकिन साथ में उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं जिनको आप दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, तो इस तरीके का डायग्नोसिस यहाँ पे आप प्लान करेंगे। लेकिन आप फर्स्ट जो डायग्नोस बनाएंगे वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के लिए ही होगा। इसी तरीके से यहाँ पर कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस है आपको तो बनाने वाले हैं आप, वो जो भी पर्सन को प्रॉब्लम है उसको देखते हुए बनाना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इंटरप्रोफेशनल केयर प्लान्स दैट स्पेसिफाई केयर एंड डिजायर्ड आउटकम्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर अ पेशेंट पर्टिकुलर डायग्नोसिस और हेल्थ कंडीशन इज कॉल्ड। साफ साफ कहा है कि इंटर प्रोफेशनल केयर प्लान मतलब यहाँ पर आपके कलीग्स भी, आपके जो ड्यूटी आप अपनी जब आपकी शिफ्ट चेंज होती है वो सब चीज़ें भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, और आपने जो केयर की है पर्सन की उसके बाद जो आउटकम आए हैं, आप अपनी एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में यदि जाते हैं किसी पर्टिकुलर डायग्नोसिस को लेके तो एक कौन सी कंडीशन कहलाएगी? क्लिनिकल पाथवे, ट्रियाज, क्रिटिकल केयर केस या फिर केयर प्लान। तो यहाँ पर ये आपका कहलाएगा क्लिनिकल पाथवे। क्या कहलाएगा? क्लिनिकल पाथवे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है? इंटर प्रोफेशनल केयर प्लान आप बना रहे हैं, मतलब पर्सन के जो डायग्नोस हैं, जो आप पर्सन की केयर कर रहे हैं वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हो रही, टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्लिनिकल पाथवे। ट्रियाज एक डिफरेंट चीज़ है, इमरजेंसी के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोसेस बाय विच पेन सिग्नल्स आर रिलेड फ्रॉम द पेरीफेरी टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू द ब्रेन इज कॉल्ड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि जो पेन के सिग्नल हैं, आपको दर्द हो रहा है, आपके पेरीफेरल एरिया से स्पाइनल कॉर्ड एंड देन ब्रेन में सिग्नल भेजने का काम कर रहा है, तो ये सब क्या है? सेंसिटाइजेशन है, ट्रांसमिशन है, ट्रांसडक्शन है, फिर मॉड्यूलेशन है। क्या है कि आपको दर्द हो रहा है, वो सिग्नल आपके पेरीफेरल वे में गए, पेरीफेरल से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में सिग्नल भेजे गए, तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये पूरी प्रोसेस कहलाएगी आपकी ट्रांसमिशन, क्योंकि यहाँ पर आपके सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं। लिखा है यहाँ पे कि पेन के सिग्नल जब आपके पेरीफेरल से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पूरे सिग्नल भेजे जा रहे हैं, पेन एरिया से लेके ब्रेन तक। तो ये क्या है? ये ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वन, एन इन्फेक्शन अकरिंग इन अ पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केयर इन अ हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी विच प्रेजेंट्स और इंक्यूबेटिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज कॉल्ड। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसा इन्फेक्शन जो पेशेंट को पहले से था ही नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद या फिर हॉस्पिटल की अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी से उसको जो इन्फेक्शन होता है इंक्यूबेटिंग टाइम ऑफ पीरियड तक, वो क्या कहलाएगा? मतलब पहले नहीं था लेकिन आफ्टर हॉस्पिटल में आने के जो उसकी केयर की गई उसके बाद यदि हो सकता है, तो क्या है? जैसे रिसेंट में ब्लैक फंगस फैला था कि जो लोग कोविड के टाइम पर एडमिट रहे हॉस्पिटल में लंबे टाइम तक, उनको होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक कौन सा इन्फेक्शन है? क्रॉस इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, फिर री इन्फेक्शन है। पर्सन को पहले से बिल्कुल नहीं था लेकिन आफ्टर हॉस्पिटल में केयर मिली, एडमिट हुआ या फिर किसी अदर के हेल्थ केयर फैसिलिटी से उसको इन्फेक्शन हो गया, तो ये कहलाएगा हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। क्या होगा ये कहलाता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन।
इसी को हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है आपका, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट शुड बी इंडिविजुअल इन इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट एंड सर्वेलेंस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट होगा और सर्वेलेंस एक्टिविटी होगी, इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, कौन इन्वॉल्व होगा, हेड नर्स होगा, ऑल हेल्थ केयर स्टाफ होगा, ओनली डॉक्टर्स होंगे या फिर ओनली हेल्थ असिस्टेंट होंगे। तो जब इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए ऑडिट होता है तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ओनली डॉक्टर को पकड़ा जाए या स्टाफ नर्स को। यहाँ पर जितने भी हेल्थ केयर स्टाफ हैं, चाहे वो ANM हो, GNM हो, CHO हो, स्टाफ नर्स हो, मेडिकल ऑफिसर हो, सभी को यहाँ पर जब ऑडिट होता है तो ये सभी लोग क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ कंडीशन इन विच द इन्फेक्शन हैज स्प्रेड टू एरिया ऑफ द बॉडी बियॉन्ड द इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो ऐसी कंडीशन इन्फेक्शन की जो स्प्रेड होती है आपकी बॉडी से कहाँ पर, किसी दूसरी साइट पर, इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन से कहीं और होगी तो ये क्या कहलाएगा, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, सिस्टमिक, डिसेमिनेटेड या फिर नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन है आपकी बॉडी का एक एरिया से दूसरे एरिया में पूरा इनिशियल तरीके से ट्रांसमिट होता है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन। कौन सा, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन का मतलब है कि बॉडी के हर एक जो यहाँ पर सिस्टम वाइज आपको अफेक्ट करेगा। लोकलाइज्ड का मतलब किसी एक सेम एरिया को, नोज़ोकोमियल का मतलब होगा हॉस्पिटल से जो मिलेगा, लेकिन जो आपकी बॉडी में ही है, आपकी बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में जा रहा है इन्फेक्शन, तो क्या है वो डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यील्ड हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी किलो कैलोरी मिलती है, तो ये सबको पता है 4 किलो कैलोरी। कितनी, 4 किलो कैलोरी। एग्जाम में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है फैट से, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से सेम कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट वन, व्हेन न्यूट्रिशन इज डिलीवर्ड इनटू द GI ट्रैक्ट डिस्टल टू द ओरल कैविटी बाय ट्यूब और कैथेटर इट्स कॉल्ड। ये देखिए कितने इजी क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब GI ट्रैक्ट के थ्रू एक डिस्टल जो ट्यूब यूज़ की जाती है जनरली, यहाँ पर एक ट्यूब या फिर कैथेटर यूज़ किया जाएगा, इसको ओरल कैविटी से सीधा गैस्ट्रिक तक भेजा जाएगा, तो ये कौन सा न्यूट्रिशन कहलाएगा, पेरेंट्रल, एंटेरल, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये कहलाएगा आपका एंटेरल न्यूट्रिशन। क्या है ये, एंटेरल न्यूट्रिशन, क्योंकि यहाँ पर जो आपको ट्यूब के थ्रू पूरा खाना पीना भेजा जा रहा है तो क्या है, एंटेरल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स इन द डाइट इज एसोसिएटेड विथ रफ एंड ड्राई स्किन इज नोन एज। कौन से यदि फैटी एसिड की कमी के कारण, डाइट में यदि आपके खाने पीने में फैटी एसिड की कमी हो जाए तो आपकी स्किन रफ और ड्राई दिखने लगती है। ये क्या प्रॉब्लम है, फाइनोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, सोरियासिस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर स्किन प्रॉब्लम है, जो लोग फैटी एसिड्स की कमी आपकी बॉडी में यदि होती है तो ये क्या प्रॉब्लम कहलाएगी, ये कहलाएगी फायर्नोडर्मा। स्किन प्रॉब्लम है जिसमें आपकी स्किन कैसी होगी, रफ रहेगी, और यहाँ पर रफ होने के साथ साथ आपकी जो स्किन है, रफ रहने के साथ साथ आपकी स्किन ड्राई भी रहेगी, रूखी सूखी सी रहेगी। आपने बहुत सारे लोगों में देखी होगी। तो ठंड के टाइम पे तो आपने देखा होगा, तो जरूरी नहीं कि सबको पायरोडर्मा हुआ है, लेकिन ये जो डिसीज़ है क्या है, फेनोडर्मा होती। यहाँ पर तो फैटी एसिड कहा है, लेकिन ये विटामिन ए की कमी के कारण भी होती है। नेक्स्ट वन, द न्यूट्रिशनली इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी आर। तो न्यूट्रिशनली दैट मीन्स एज एन पोषक के तौर पर आपकी बॉडी में विटामिन डी का कौन सा फॉर्म है जो जरूरी है, कैल्सीफेरल एंड टोकोफेरल, कोलेकोल्सीफेरल एंड टोकोफेरल, कैल्सीफेरल एंड कोलेकैल्सीफेरल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो विटामिन डी के जो यहाँ पर हर एक जो केमिकल नेम है, लेकिन उनका जो फॉर्म होता है, न्यूट्रिशनल फॉर्म है, तो आपको ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी तो पेड़ पौधों में भी ज़रूरी है, इंसानों में भी ज़रूरी है, तो लेकिन ह्यूमन बॉडी में जो न्यूट्रिशनल वे से ज़रूरी है वो है कैल्सीफेरॉल एंड कोलेकैल्सीफेरॉल। जिसको विटामिन डी की कमी होती है, आपके लिए डॉक्टर जब जो मेडिसिन देते हैं
क्या है, मेडिसिन देते हैं, पहले देंगे कि एक एक टैबलेट वीकली लो, फिर मंथली कर देते हैं 1 मंथ के बाद। तो यहाँ पर जो फॉर्म किस फॉर्म में दिए जाते हैं वो इसी फॉर्म में दिए जाते हैं, कैल्सीफेरॉल एंड कोलेकैल्सीफेरॉल में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कैल्सीफेरॉल एंड कोलेकैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन लीजन एसोसिएटेड विथ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। राइबोफ्लेविन की कमी के कारण क्या होगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, स्किन लीजन्स, एक्नी या फिर विटिलिगो। तो कौन सी प्रॉब्लम होगी राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। तो राइबोफ्लेविन जिसको हम विटामिन B2 भी कहते हैं, इसकी कमी के कारण जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B2 की कमी से होगा आपको एंगुलर स्टोमेटाइटिस। क्या होगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एक्नी आपको जो मुहासे पिंपल्स हैं वो होगा। और यहाँ पर जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस के अलावा यदि जो विटिलिगो है, इसका मतलब होगा आपकी स्किन का कलर है जो धीरे धीरे जाने लगेगा। मतलब आपने देखा हो किसी किसी में वाइट कलर के स्पॉट जैसे होंगे, तो वो क्या है, वो है विटिलिगो। नेक्स्ट वन, ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंस हाउ मैनी मिलीग्राम ऑफ आयरन। देखिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना मिलीग्राम आयरन होगा, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना मिलीग्राम आयरन होगा, तो ये होता है 3.34 मिलीग्राम। कितना, 3.34 मिलीग्राम आयरन किसमें, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इक्वल टू 3.34 मिलीग्राम आयरन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। कौन सी ग्लैंड है जिसके एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शन है, पेंक्रियाज, लिवर, थायराइड या फिर पीनियल। तो ये सबको पता है, ये क्या है, ये है पेंक्रियाज। क्या है, पेंक्रियाज, जिसको हम एज एन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके की ग्लैंड, क्योंकि ये हॉर्मोन्स के अलावा है जो ग्लैंड हॉर्मोन्स और जो सीक्रेशन है दोनों चीज़ें करेंगी, जूस वगैरह बनाएंगी, इस क्या कहलाती है, ये कहलाएगी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों। और ये काम कौन करता है, ओनली पेंक्रियाज। नेक्स्ट वन, क्योंकि ये पेंक्रियाटिक जूस भी बनाती है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को भी यही रिलीज करेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन इन पेशेंट सस्पेक्टेड टू हैव हाइपर फंक्शनिंग और हाइपो फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो यदि कौन सा टेस्ट किया जाएगा जिसकी एड्रिनल ग्लैंड है, रीनल ग्लैंड है, हाइपो फंक्शनिंग में भी हो और हाइपर में भी है। एल्डोस्टेरॉन लेवल चेक करेंगे हम, सीरम कॉर्टिसोल चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन करेंगे कि HbA1c करेंगे। तो हाइपर फंक्शन और हाइपो फंक्शनिंग यदि हमें चेक करनी है एड्रिनल ग्लैंड का, तो ये हम कौन से टेस्ट से करेंगे, हम करेंगे सीरम कॉर्टिसोल टेस्ट से। किससे, सीरम कॉर्टिसोल टेस्ट को चेक करेंगे, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड है जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन को रिलीज करती हैं। तो यहाँ पर जो हार्मोन हम चेक करेंगे ये क्या होगा, ये होगा सीरम कॉर्टिसोल टेस्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एंटासिड फॉर गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस के लिए सबसे अच्छा एंटासिड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट, रेबिप्राजोल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सबसे अच्छा एंटासिड क्या है गैस्ट्राइटिस के लिए, तो वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है यहाँ पर, द पॉसिबल इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी और ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पॉसिबल और इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन सब कुछ हो सकते हैं गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद, किसी एक को छोड़कर। एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, हेमरेज हो सकता है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ सुचर लाइन हो सकता है, या फिर एनीमिया हो सकता है। सब कुछ हो सकता है गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद, लेकिन एनीमिया होने के चांसेस कम रहेंगे, स्पेशली इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन का। लेटर बाद में हो सकता है ब्लीडिंग के कारण, लेकिन इनिशियल कॉम्प्लिकेशन में तो हेमरेज होने के चांस होंगे, ब्लीडिंग के मतलब गैस्ट्रिक डिस्टेंशन के होंगे, डिस्ट्रप्शन ऑफ सुचर लाइन के होंगे, लेकिन एनीमिया के चांस तुरंत जो पॉसिबल इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है उसमें कॉम्प्लिकेशन पूछते हैं। तो क्या है इमीडिएट में कि हेमरेज हो सकता है, दैट मीन्स ब्लीडिंग होगी, क्योंकि सर्जरी गैस्ट्रिक सर्जरी परफॉर्म की गई है। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकता है,
डिस्ट्रप्शन हो सकता है, सूचर लाइन डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन एनीमिया तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, द बेनिफिट्स ऑफ प्री ऑपरेटिव एजुकेशन आर ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, प्री ऑपरेटिव मीन्स बिफोर सर्जरी के आप पर्सन को सब कुछ चीज़ें समझाएंगे तो उसके फायदा होंगे, किसी एक को छोड़कर। एक्सेप्ट इंक्रीज्ड अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोसीजर, नॉलेज रिगार्डिंग द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, इंक्रीज्ड कोऑपरेशन या फिर इंक्रीज्ड पेन परसेप्शन। तो यहाँ पर प्री ऑपरेटिव की बात हो रही है, दैट मीन्स बिफोर सर्जरी। आप पर्सन को बिफोर सर्जरी क्या करेंगे, यदि प्रोसीजर आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो उसको पता होगा, तो जिससे उसका डर भी कम हो जाएगा। उसको जो डिसीज़ है, जो डायग्नोस हुआ है, उसके बारे में यदि पर्सन को पता होगा तो भी उसको नॉलेज रहेगा एक तरीके से कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर है यहाँ पर कॉपरेट, पर्सन अच्छे से कॉपरेट करेगा, डरेगा घबराएगा नहीं। लेकिन पेन परसेप्शन, ये तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव जब सर्जरी हो जाएगी उसके बाद उसको पेन के बारे में बताएंगे, लेकिन बिफोर दैट यदि प्री ऑपरेटिव एजुकेशन की बात हो रही है तो बेनिफिट्स होंगे आपके, इंक्रीज्ड अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोसीजर, नॉलेज रिगार्डिंग द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, इंक्रीज्ड कोऑपरेशन। लेकिन पेन परसेप्शन आपका पोस्ट ऑपरेटिव में आएगा, पोस्ट ऑपरेटिव एजुकेशन में आएगा, ना कि प्री ऑपरेटिव में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, प्रिस्क्राइब्ड 50 mg amoxicillin is supplied in 125 mg per ml, हाउ मच ml विल यू एडमिनिस्टर। तो यहाँ पर आपको ये मेडिसिन कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर जो डोज कैलकुलेट करके निकल के आएगा वो होगा आपका 2 ml। कितना, 2 ml। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ अनकॉन्शियस इन्फेंट। तो यहाँ पर अनकॉन्शियस इन्फेंट, यदि इन्फेंट है जो 1 ईयर तक के बच्चे होते हैं इन्फेंसी पीरियड में आएंगे, तो यदि वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो आपको क्या नहीं करना है उसको चेक करने के लिए, कॉल द नेम, जेंटली टैप, शेक द चाइल्ड या फिर फ्लिक द सोल। तो यहाँ पर ऐसे बच्चे में यदि बच्चा क्या है, अनकॉन्शियस है, बेहोश ही हुआ है, तो ऐसे केस में बच्चे को आप उसके नाम से बुला सकते हैं, जेंटली टैप कर सकते हैं धीरे धीरे, और उसके जो सोल हैं, तलवों को, उसको झटक सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उठा के सीधा सेक नहीं करना है। सेक करने से बच्चा क्या है, उसके जो ब्रेन है, ब्रेन में भी इफेक्ट पड़ेगा। कहते हैं कि जो स्पेशली 6 महीने तक के बच्चे होते हैं या फिर 1 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको बहुत सारे लोग गोदी में लेके हवा में उछाल के खिलाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सेकिंग बेबी जो कहलाएंगे वो हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बच्चों के ब्रेन पर इससे इफेक्ट पड़ेगा, जो उनकी सेल्स हैं वो डिस्टर्ब होने के चांसेस रहेंगे, जो फ्लूइड है। तो यहाँ पर क्या नहीं करना है हमें बच्चे को चेक करने के लिए, यदि बच्चा अनकॉन्शियस है तो शेक द चाइल्ड, बच्चे को हिलाना नहीं है। नेक्स्ट वन, द साइन ऑफ सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट आफ्टर बैंडेजिंग इज। तो बैंडेज करने के बाद सर्कुलेशन में क्या चेंज देखने को मिलेंगे, इम्पेयरमेंट देखने को मिलेंगे। वार्म स्किन होगी, ब्लू स्किन विथ प्रोमिनेंट वेंस होगा, नॉर्मल स्किन टेक्सचर होगा या फिल्म नॉट स्वैलोइन। तो यहाँ पर बैंडेजिंग के बाद जो सर्कुलेशन में चेंज देखने को मिलेंगे वो होगा ब्लू स्किन विथ प्रोमिनेंट वेंस। क्यों? क्योंकि आपने बैंडेजिंग की तो जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, आपने यदि टाइट बैंडेजिंग कर दी तो यहाँ पर इम्पेयरमेंट, सर्कुलेशन कैसे इम्पेयर्ड होगा, ब्लू जो स्किन है क्यों दिखेगी, क्योंकि वेंस कैसी हैं, प्रोमिनेंट है, फूली दिख रही हैं आपको, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर ब्लू स्किन विथ प्रोमिनेंट वेंस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाइपोवॉल्मिक नेट्रेमिया। तो हाइपोवॉल्मिक नेट्रेमिया को क्या है जो प्रेजेंट करेगा, देयर इज अ ग्रेटर इंक्रीज इन टोटल बॉडी वाटर देन इज नॉर्मल बॉडी सोडियम। टोटल बॉडी वाटर एंड सोडियम कंटेंट इज डिक्रीज्ड, टोटल बॉडी वाटर इज मॉडरेटली इंक्रीज्ड एंड सोडियम लेवल आर नॉर्मल। देयर इज नो चेंज इन टोटल बॉडी वाटर और सोडियम। नेट्रेमिया में तो क्या हो गया, सोडियम। अब यहाँ पर कहा है कि हाइपोवॉल्मिक नेट्रेमिया है, क्या है, एमिया वर्ड है, मतलब कमी हो गई कुछ, और हाइपो का मतलब यहाँ पे भी कमी है, मतलब फ्लूइड की कमी है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा कि बॉडी में जो वाटर है और साथ सोडियम के कंटेंट है वो क्या है, कम है। शरीर का कुल पानी और सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी, किसमें, हाइपोवॉल्मिक नेट्रेमिया में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
when the trust promoting experience are deficient or lacking, or when the basics are inconsistently or inadequate met in an infant, it results in the psychosocial development। बच्चों में हमने पढ़ा है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यदि बच्चों में ट्रस्ट की कमी हो जाए आपके प्रति, या फिर कमी होने के साथ साथ आप उतना प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बच्चों में क्या साइको सोशल रिजल्ट डेवलप होगा, मतलब क्या चीज़ डेवलप होगी? सेम एंड डाउट होगा, मिसट्रस्ट होगा, ट्रस्ट होगा कि ऑटोनॉमी होंगे। एक तो बच्चे बड़ी मुश्किल से ट्रस्ट कर पाते हैं दूसरों पे, अपने माँ मम्मी पापा के अलावा स्पेशली माँ पर। फिर यहाँ पर यदि बात की जा रही है कि ट्रस्ट यदि कम हो जाए या फिर कम होने के अलावा ख़त्म हो जाता है वो ट्रस्ट, तब अब बच्चों में क्या डेवलप होगा? वो होगा मिसट्रस्ट, अविश्वास। क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हमने जो पढ़ा है यहाँ पर सेम चीज़ है कि यदि ट्रस्ट प्रॉपर डेवलप नहीं होता है या फिर कमी होती है, बच्चों को मिसट्रस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो भरोसा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिया बिफोर द चाइल्ड एक्सपीरियंस द पेन और बिफोर द सर्जरी इज परफॉर्म्ड, so that the sensory activation and change is the pain pathway of the peripheral and central nervous system can be controlled is called। आपने एनाल्जेसिया दर्द के लिए क्या लगा दिया? बिफोर सर्जरी या फिर पेन के लिए क्या कर दिया? एनाल्जेसिया लगा दिया। तो अब एनाल्जेसिया लगाया आपने, एनाल्जेसिक लगाया, जो पेन पाथवे है, पेन पाथवे को क्या किया गया? वहाँ पर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल काम पे लगा दिए आपने एनाल्जेसिया लगाने के बाद कि आपको दर्द की अनुभूति नहीं होगी, पेन फील नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा? मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया, बैलेंस, प्रेजेंटिव और रीजनल एनेस्थीसिया। तो ये कहलाएगा प्री एम्प्टिव एनाल्जेसिया। क्या होगा? प्री एम्प्टिव एनाल्जेसिया, क्योंकि आपने बिफोर सर्जरी लगाया है। सर्जरी होने के पहले ही आपने बच्चे को क्या कर दिया है? बिफोर सर्जरी ही बच्चे को दर्द फील ना हो, उसके लिए क्या कर दिया आपने? एनाल्जेसिया लगाया। तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा प्री एम्प्टिव एनाल्जेसिया। नेक्स्ट वन, a sudden loud noise cause abduction of the arms with flexion of elbow, hands remain clenched, disappears by 4 months of age, this reflex in newborn is named as। बच्चों में रिफ्लेक्स एग्जाम में आते हैं, तो आपको रिफ्लेक्स अच्छे से पढ़ के जाना है। तो बच्चों में ऐसा रिफ्लेक्स, यदि आपने अचानक से ज़ोर से हल्ला हुआ तो बच्चे पूरे हड़बड़ा जाते हैं, अपने हाथ पैर एल्बो हाथ हिलाने लगेंगे, और ये रिफ्लेक्स है किस मंथ से बंद हो जाएगा? स्टार्टल रिफ्लेक्स है, मोरो है, एक्सट्रूजन है, फिर प्रेज रिफ्लेक्स है। ये कहलाता है स्टार्टल रिफ्लेक्स। आपने देखा होगा बच्चों में स्पेशली जो बच्चे छोटे रहेंगे, यदि वो सो रहे हैं 2 या 3 महीने के बच्चे, आपने अचानक से कुछ बर्तन गिरा दिए या फिर कुछ साउंड कर दिया तो छटपटा के उठ जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर कहलाएगी स्टार्टल रिफ्लेक्स, और ये जनरली 4 महीने की एज में बच्चों में अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। Next one, when the child is diagnosed with a life-threatening illness, but the parents act as if the disorder does not exist or attempt to overcompensate for the child is called। तो यहाँ पर बच्चा एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, मान लीजिए किसी के बच्चे को ल्यूकेमिया डायग्नोस हो गया, करेक्ट, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर डायग्नोस हो गया। अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है? बार्गनिंग है, रिजेक्शन है, ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस है, फिर डिनाइल है। वो सीधा साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर ने डायग्नोस करके बताया, टेस्ट हुए सब, कहा कि बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का मतलब जानलेवा बीमारी है। अब उस जानलेवा बीमारी को लेकर यदि पेरेंट्स मम्मी पापा कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मली बिहेव करेंगे, मेरे बच्चे को, बच्चा मेरा ठीक हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा डिनाइल। मतलब वो मानने के लिए रेडी ही नहीं है कि आपके बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हुई है, ल्यूकेमिया हुआ है, टीबी हुई है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कैंसर हुआ है। तो ये सब चीज़ें मानने के लिए रेडी ही नहीं है पेरेंट्स। तो ये क्या कहलाएगा? वो क्या कर रहे हैं? साफ तरीके से इसको डिनाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, ऑक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट विद इन द बॉडी इज कॉल्ड। यदि आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तब हम क्या कहेंगे? यूरेमिया, एजोटेमिया, फॉस्फेटेमिया, फिर हाइपरेमिया। तो ये कहलाएगा एजोटेमिया। क्या कहलाएगा? एजोटेमिया।
एजोटेमिया का मतलब है आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है वो क्या हो जाए, ऑक्यूमुलेट हो जाए। और ये डेवलप कब होगा एजोटेमिया? तो एजोटेमिया डेवलप होता है जनरली जब आपके ब्लड में आपको या तो डिहाइड्रेशन हुआ हो या फिर आपने बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ली हो, तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पर आपकी बॉडी में ज़्यादा नाइट्रोजन वाले सब्सटेंस बनने लगेंगे, एक्यूमुलेट होंगे, तो ये कहलाएगा एजोटेमिया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरापेटिक ड्रग्स एंड क्रेनियल रेडिएशन? तो यहाँ पर कौन सा कॉमन साइड इफेक्ट होगा कीमोथेरापेटिक ड्रग्स का? एलोपेसिया, जिजेंटिज्म, यूरेमिया या फिर हाइपरनेट्रेमिया? तो ये होता है एलोपेसिया, गंजे, बाल्डनेस, जिनको कीमोथेरापेटिक ड्रग्स दी जाती हैं। कैंसर के मरीज में ही आप देख लो, उनकी कीमोथेरेपी की जाती है जब, तो उनमें क्या डेवलप होने लगता है? तो उनमें डेवलप होता है क्या? एलोपेसिया, मतलब गंजापन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। जिजेंटिज्म का मतलब होगा बहुत बड़ी बॉडी होना, बहुत ज़्यादा बिग शरीर आपका होना। नेक्स्ट वन, बेंजोडाइजापाइन आर यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एक्सेप्ट? तो बेंजोडाइजापाइन कैटेगरी की मेडिसिन सभी को ट्रीट करने में यूज़ की जाएंगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में हिप्नोटिक्स, एंटी कन्वर्जेंस टू प्रिवेंट डेलीरियम, एडजंक्टिव थेरेपी फॉर रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल स्पाज्म, एंटी मेटाबोलाइट एजेंट। तो बेंजोडाइजापाइन को एज एन हिप्नोटिक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जो डेलीरियम वाले मरीज हैं उनमें एज एन एंटी कन्वर्जेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। एडजंक्टिव थेरेपी के तौर पर भी मसल्स को रिलैक्स करने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेंजोडाइजापाइन को एज एन एंटी मेटाबोलाइट एजेंट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। बेंजोडाइजापाइन कैटेगरी में जो क्लोज़ापाम आती है वो बच्चों में, स्पेशली इन बच्चों को फेब्राइल फिट्स की प्रॉब्लम होती है, उनको दी जाती है। बेंजोडाइजापाइन को हम एज एन हिप्नोटिक्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एंटी कन्वर्जेंट एजेंट के तौर पर जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे हो जाएगा आपका। यदि मसल को रिलैक्स करने का काम करना है तब भी ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑल दी फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूरेनेक्वेल्स एक्सेप्ट? तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? फ्लूरोनेक्वेल्स के, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में एक्ट अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिसाइडल, इंटरफेयर विथ बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन या फिर इन्वॉल्व इन सेल वॉल सिंथेसिस। सब में काम करेगी किसी एक को छोड़कर। जो फ्लूरोनोकेनाल है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, जिसको जनरली जो फ्लूरोनोकेनाल मेडिसिन है इसकी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। लीवोफ्लॉक्सेसिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन हो गया, जनरली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं। इसी कैटेगरी की मेडिसिन टाइफॉइड के ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जाती है। तो इसके क्या क्या काम है? पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्गेनिज्म पर भी अच्छे तरीके से काम करेगा, बैक्टीरिसाइडल का काम करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन को भी बैक्टीरिया के इंटरफेयर करेगा, जिससे डीएनए क्या हो जाए, रेप्लिकेट ही नहीं होंगे तो बढ़ेंगे ही नहीं। तो लेकिन यहाँ पर सेल वॉल सिंथेसिस में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। फ्लोरोनिक्यूल्स क्या है? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं स्पेशली जैसे कि टाइफॉइड हो गया, इसकी जो मेडिसिन है वो लीवोफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, ये सब क्या है? इसी की क्लास है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन? एग्जाम में आते हैं शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन से? ह्यूमिलिन आर, ग्लार्जिन, नोवोलॉग या फिर डिटरमाइन? तो यहाँ पर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है क्या? ह्यूमिलिन आर। क्या है? ह्यूमिलिन आर। 3 टाइप के इंसुलिन है यहाँ पर। क्या है? 3 टाइप के इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। अब यहाँ पर एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आता है तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आएंगे आपको जनरली, जो 5 से 15 मिनट में काम करना स्टार्ट कर देंगे और 2 से 5 घंटे तक रहेंगे। शॉर्ट एक्टिंग आ सकता है आपको, इंटरमीडिएट आ सकता है। यहाँ पर कहा है शॉर्ट एक्टिंग कौन सा है? तो वो ह्यूमिलिन आर। कौन सा है? ह्यूमिलिन आर। और जो यहाँ पर ग्लार्जिन है ये लॉन्ग एक्टिंग है, नोवोलॉग है, जिसको जो ह्यूमिलिन आर है यहाँ पर ह्यूमिलिन आर के लिए कहा जाता है क्या? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन।
लिस्प्रो आ जाए यदि आपको तो लिस्प्रो भी है शॉर्ट एक्टिंग आपका। इंटरमीडिएट पूछे तो NPH ह्यूमिलिन N, R है यहाँ पर, N है जो क्या है इंटरमीडिएट में आएगा। नेक्स्ट वन ग्लार्जिन और डिटरमायर दोनों लॉन्ग एक्टिंग है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिन, तो यहाँ पर एंटी हिस्टामिन ड्रग कौन सी है, डायमॉक्स, फ्रोसेमाइड, कैक्सिलेट या फिर सिट्रेजिन। तो एज एन एंटी हिस्टामिन का काम तो सिट्रेजिन ही करती है। यदि आपको खूब ज़्यादा छींकें आ रही हैं तब आप खा लें इसको कि छींकें शांत हो जाएंगी, क्योंकि हिस्टामिन जब ज़्यादा रिलीज़ होगा तभी आपको छींकें आना स्टार्ट हो जाएंगी, स्नीजिंग होगी बहुत ज़्यादा, रनिंग नोज होगी। ये सब क्या है, कौन सी मेडिसिन है, सिट्रेजिन, लीवोसिट्रेजिन क्या है, एंटी हिस्टामिन ड्रग है। नेक्स्ट वन एनी वेस्ट दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स और एनी रिसर्च एक्टिविटीज इट्स कॉल्ड। ये कौन सा वेस्ट है जो आपको किसी डिसीज़ के डायग्नोस करने के टाइम पे कलेक्ट हो गया। मान लीजिए आपका कोई टेस्ट हुआ, ब्लड सैंपल ही लिया तो जो निडल सिरिंज हो गई वो सब हो गया यहाँ पर। इम्यूनाइजेशन के टाइम पर वैक्सीन लगी वो सिरिंज हो गई आपकी। आपके ऊपर कोई रिसर्च की जाती है, एनिमल्स पर रिसर्च की जाती है, तो जो भी वेस्ट निकल के आता है, कॉटन हो गया, ये सब कौन सा वेस्ट कहलाएगा, मेडिकल, हॉस्पिटल, बायोमेडिकल या फिर इन्फेक्शियस। तो ये सब वेस्ट कहलाता है बायोमेडिकल वेस्ट। क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट। यहाँ पे साफ कहा है कि डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या फिर इम्यूनाइजेशन के लिए जो भी वेस्ट इकट्ठा होता है डायग्नोस में, मान लीजिए पेपिस्मियर टेस्ट के लिए जो स्पेकुला है लकड़ी का वो हो गया आपका, ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिसिन लगाई जा रही हैं तो IV कैन्युला हो गया, सिरिंज वगैरह हो गई, ये सब इम्यूनाइजेशन में हो गया। तो ये सब क्या है, ये है यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट वन द ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट हैज़ टू बी डन फॉर रिसाइक्लेबल वेस्टेज। यहाँ पर कहा है कि ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें ओनली रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए की जाएगी। वो क्या है, वॉशिंग एंड ड्राइंग, ऑटोक्लेविंग एंड इंसिनरेशन, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन एंड क्लीनिंग एंड फ्यूमिगेशन। रिसाइक्लेबल वेस्ट मतलब हम जिसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ऑटोक्लेविंग और इंसिनरेशन है जो किया जाएगा। जो चीज़ें रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए यूज़ की जाएंगी वो क्या है, और स्पेशली ट्रीटमेंट प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या यूज़ करते हैं रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए, ऑटोक्लेविंग करेंगे और इंसिनरेशन करेंगे। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन ब्लैक कलर विन, कौन सा जो मटेरियल ब्लैक कलर के विन में डिस्पोज किया जाएगा, रिसाइक्लेबल, एनाटॉमिकल, जनरल या फिर ट्यूबिंग ओनली। जो वेस्ट ब्लैक कलर में होगा वो कहलाता है जनरल वेस्ट। कौन सा, जनरल वेस्ट। येलो कलर में एनाटॉमिकल वेस्ट होगा, ग्रीन कलर में रिसाइक्लेबल वेस्ट होगा। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोकेमिकल वेस्ट, तो इनमें से बायोकेमिकल वेस्ट कौन सा नहीं है, लेबोरेटरी, ऑपरेशनल थिएटर वेस्ट, नर्सिंग होम वेस्ट या फिर शॉपिंग मॉल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट में लैब का आ जाएगा, OT का आ जाएगा, नर्सिंग होम का आएगा, लेकिन शॉपिंग मॉल में जो भी वेस्ट हो रहा है वो बायोमेडिकल वेस्ट में आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग आर डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो यहाँ पर ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग की जाती है किस टाइप के मेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, ह्यूमन एनाटॉमिकल, रिसाइक्लेबल कंटामिनेटेड वेस्ट, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के लिए, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। अब इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे था अभी कि ये रहा क्वेश्चन, रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, ऑटोक्लेविंग एंड इंसिनरेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग हम कर रहे हैं, तो ये किस टाइप के वेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें किसके लिए कर रहे हैं, रिसाइक्लेबल कंटामिनेटेड वेस्ट के लिए। क्लियर। नेक्स्ट वन इंक्रीज्ड सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड, आपको बहुत ज़्यादा सूंघना, किसी ने डिओ डाला, आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपरसोमनिया, हाइपोसोमनिया, हाइपोक्सेमिया या फिर एनोरेक्सिया। तो ये कहलाएगा आपका हाइपर ऑस्मिया। क्या है, ये है हाइपर ऑस्मिया। हाइपोस्मिया का मतलब कम स्मेल आ रही हो, ज़्यादा स्मेल आ रही, इंक्रीज सेंस ऑफ स्मेल, दैट मीन्स हाइपर ऑस्मिया।
हाइपोक्सेमिया में टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होगी, एनोरेक्सिया में भूख कम लगेगी। नेक्स्ट वन, द स्किन इन्फेक्शन दैट एक्सटेंड्स इनटू द डीपर डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड कॉज डीप रेड इरिथेमा विदाउट शार्प बॉर्डर दैट स्प्रेड्स वाइडली थ्रू टिश्यू स्पेस इज कॉल्ड। यहाँ पर देखिए स्किन इन्फेक्शन हो रहा है जिसमें आपकी डीपर डर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू के में क्या हो रहा है, आपको रेडनेस हो रही है, डीपली आपके टिश्यूज इफेक्ट हो रहे हैं विदाउट शार्प बॉर्डर के। तो ये क्या है, इरिथेमा है, परप्यूरा है, सेल्यूलाइटिस है कि ऑल ऑफ दी अबव है। ये है आपका सेल्यूलाइटिस। क्या है, ये है आपका सेल्यूलाइटिस। यहाँ पर डीपर डर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू सब इफेक्ट हो रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन है एक तरीके का। तो ये क्या कहलाएगा सेल्यूलाइटिस। नेक्स्ट वन, ऑल दी फॉलोइंग आर एक्यूट इंटरवेंशन टू ट्रीट द कॉज ऑफ एनीमिया एक्सेप्ट। सब इंटरवेंशन यूज़ किए जाएंगे एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। खून की कमी है तो सब कुछ यूज़ किया जाएगा किसी एक को छोड़कर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी, आरबीसी रिप्लेसमेंट, एडमिनिस्ट्रिंग IVIG, तो सब कुछ किया जाएगा किसी एक को छोड़कर। तो एनीमिया है तो एनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी की जाएगी आपकी, आरबीसी रिप्लेसमेंट किया जाएगा। लेकिन इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों ट्रांसमिट किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा आपको, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। ये जनरली तब दिया जाएगा आपको जब आपकी बॉडी में क्या हो, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम हो। लेकिन यहाँ पर आपको एनीमिया की बात हो रही है और एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, तो वो है एडमिनिस्ट्रिंग IVIG। IVIG का मतलब है इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन। नेक्स्ट वन, मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्पेशली जो लोग GMC स्टाफ नर्स का पेपर देते हैं या फिर NHM स्टाफ नर्स का पेपर देते हैं। तो सबसे इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल होती है डेमोक्रेटिक। कौन सी, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ evaluation ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड फ्रॉम द चार्ट्स एंड फाइल्स ऑफ डिस्चार्ज इट कॉल्ड। तो यहाँ पर प्रोसेस एवालुएशन की जिसमें आपके चार्ट फाइल जो डिस्चार्ज के टाइम पर आपको चाहिए पड़ेंगे वो क्या है, कंकरेंट ऑडिट है, क्लिनिकल इवालुएशन है, रिट्रोस्पेक्टिव ऑडिट है या फिर क्वालिटी कंट्रोल है। तो ये क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव ऑडिट, जिसमें आपको इवन डिस्चार्ज फाइल्स तक की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है